जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली तो ये कि अगर आप IAS, CAPF, CDS, FCAT, SSC या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप हम लोगों के इसी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं, तो आप उसे देख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप हम लोगों को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट PDFs और MCQs सेंड करते रहते हैं, जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए और PDF से पढ़ना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही MCQs और PDF रहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हम लोगों को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। सारे सोशल मीडिया की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए आज की टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, या बंगाल को किस तरीके से अंग्रेजों ने दो पार्ट में बांट दिया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो यहां पे ध्यान रखने वाली है, ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ये 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में या 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। बंगाल को दो पार्ट में अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया था। अब जिसने ये बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। ये देख लीजिए फोटो, यही है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब इन्होंने बंगाल को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, इसके पीछे की दो रीजन है, या फिर दो रीजन आप बता सकते हैं जिस वजह से बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए, सबसे पहली बात जो ये है, ऐसा कहा जाता है या लॉर्ड कर्जन बताते हैं कि 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल में घूमने गए। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन बंगाल में जाते हैं घूमने, और जब वो बंगाल के बंगाल का जब वो आसाम वाले रीजन में जाते हैं, इधर मैप में देख लीजिए, यहाँ पे जो बंगाल है, यहाँ पे असम दिख रहा है बंगाल में। तो बंगाल के जब आसाम वाले रीजन में जाते हैं लॉर्ड कर्जन, तो ये देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है। ठीक है, ये कैसा है? बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड रीजन है। और बेसिकली जो ईस्ट बंगाल है, यहाँ के जितने गांव है, जितना भी रूरल एरियाज हैं, ये बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है, यहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया। पहली चीज लॉर्ड कर्जन जो देखता है वो क्या है कि जो अपना ईस्ट बंगाल है वो बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है। जो वहां के गांव हैं वहां पे डेवलपमेंट एकदम नहीं पहुंचा है। पहली चीज तो ये देखा कर्जन। दूसरी चीज कर्जन जो देखता है कि बंगाल जो है ना, काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जगह है। ठीक है, बंगाल के अंदर जब कर्जन घूमते हैं तो कर्जन को एक चीज ये समझ में आता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और बंगाल में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़े होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़े होंगे, तो ये जो महान महान लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया या सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, ये लोग भी बंगाल के ही रहने वाले थे। राजा राम मोहन रॉय की बात करें, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, तो ये लोग बंगाल में बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाए थे। तो रिफॉर्म आया जब बंगाल में एजुकेशन लेके आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग। तो जब ये लोग बंगाल में रिफॉर्म लेके आए ना, तो उससे क्या हुआ, बंगाल में एजुकेशन बढ़ा। और जैसे ही बंगाल में एजुकेशन बढ़ा, वहां पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई, राष्ट्रवाद वाली फीलिंग आ गई। तो कर्जन दो चीजें बहुत अच्छे से गौर किया कि पहला, बंगाल का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, जहां पे असम वगैरह है, वहां पे डेवलपमेंट एकदम नहीं हुआ है। दूसरी चीज कर्जन जो ऑब्जर्व किया था वो ये ऑब्जर्व किया था कि बंगाल के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि बंगाल जो है ना, बंगाल जो है, ये पूरा बंगाल जो है, ये बंगाल नर्व सिस्टम है इंडिया के नेशनलिज्म का। इंडिया के अंदर जो इंडिया के नेशनलिस्ट हैं या जो नेशनलिज्म इंडिया के अंदर आ रहा है, बंगाल उसका नर्वस सिस्टम है। यानी सब कुछ बंगाल से ही कंट्रोल होता था।
जितने भी नेशनलिस्ट थे या नेशनल मूवमेंट होते थे, मैक्सिमम बंगाल से ही लोग कनेक्ट रहते थे उस मूवमेंट में, या बंगाल से ही स्टार्ट होता था। तो कर्जन को एक चीज तो ये समझ में आई कि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, और अगर ये नेशनलिज्म बंगाल में बना रहा तो अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि बंगाल में इतना ज्यादा नेशनलिज्म है। तो बंगाल को लगा, बंगाल में जो नेशनलिज्म था उसके वजह से कर्जन को ये लगता है यार कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बंगाल का नेशनलिज्म पूरे ब्रिटिश एम्पायर को ले डूबेगा। ब्रिटिशर्स इंडिया को तो खो बैठेंगे बंगाल के वजह से। तो कर्जन दूसरा चीज जो नोटिस किया था वो ये किया था कि बंगाल में, बंगाल का जो ईस्ट वाला पोर्शन है यहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है। यहां पे क्या है? डेवलपमेंट बहुत कम है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना बंगाल को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया जाए। कर्जन के दिमाग में यह आइडिया आया, जो बंगाल में इतनी यूनिटी है, नेशनलिज्म है, इसको बांट दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अब ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंगाल को कैसे डिवाइड करेगा? देखिए, ये जो ईस्ट बंगाल है ना, ये जितना ग्रीन वाला पोर्शन यहां पे दिख रहा है, इस वाली इमेज में देखिए, ये जितना ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना यहां पे, ये वाला, ये है ईस्ट बंगाल, ठीक है। और इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है रेड कलर में, ये है वेस्ट बंगाल। अगर बात की जाए ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल जो है यहां पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और वेस्ट बंगाल में, यानी जो ये वाला बंगाल है, यहां पे हिंदू की मेजॉरिटी ज्यादा थी, या हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो कर्जन दो तीन चीजें ऑब्जर्व किया था। पहला ये देखा कि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, नेशनलिज्म सबके अंदर है, सबके अंदर एकता है, सब यूनाइटेड है। हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी सब एक साथ रह रहे हैं बंगाल में। इन लोगों के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली चीज तो ये ऑब्जर्व किया। दूसरी चीज ये ऑब्जर्व किया, ईस्ट बंगाल के जो गांव हैं और असम वाला जो रीजन है, यहां पे डेवलपमेंट एकदम नहीं है। यहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं पहुंचा है। और अगर गांव की बात की जाए, ईस्ट बंगाल या असम में जो गांव है, वहां पे तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहां के लोग बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। तो कर्जन बोला कि क्यों ना इस नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए हम लोग बंगाल को इस तरीके से बीच से डिवाइड कर दें, है ना। हम लोग क्या करें, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और इधर ये वाला हो जाएगा ईस्ट बंगाल। तो कर्जन क्या कर रहा है, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब कर्जन अगर बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है लोग विद्रोह करेंगे कि आप हमारे बंगाल को दो पार्ट में क्यों तोड़ रहे हैं। तो कर्जन बोला कि हम 1904 में, 1904 में जब हम बंगाल के अंदर घूमने निकले, बंगाल में इंस्पेक्शन करने निकले, तो हमको एक चीज ये दिखी कि ईस्ट बंगाल में जो असम वाला रीजन है, या ईस्ट बंगाल का जो रीजन है, यहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है। बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के वजह से जो ईस्ट बंगाल है वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है। बंगाल की जो कैपिटल थी वो हुआ करती थी कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता पड़ता था इस वाले रीजन में, रेड वाले रीजन में। तो कलकत्ता के आसपास वाला जो रीजन था, यानी वेस्ट बंगाल था, वो तो डेवलप्ड हो गया। जब भी कोई भी सिटी कैपिटल के पास रहती है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर कोई सिटी है जो कैपिटल से दूर है तो उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ईस्ट बंगाल डेवलप था नहीं। तो कर्जन बोला कि जो वेस्ट बंगाल है, यानी इधर वाला रीजन, ये रीजन तो डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन अगर बात करें ईस्ट बंगाल की, इधर वाले रीजन की, तो ईस्ट बंगाल डेवलप नहीं हुआ है, और ईस्ट बंगाल का डेवलपमेंट करना जरूरी है। इस वजह से हम लोग बंगाल को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। कर्जन ने क्या बोला, ये भाई साहब कर्जन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाल को हम लोग इस वजह से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है। बंगाल में डेवलपमेंट एकदम नहीं है, ईस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है। अगर
ईस्ट बंगाल अनडेवलप्ड है और इसका डेवलपमेंट करना है, अगर हम लोग चाहते हैं आसाम और ईस्ट बंगाल का डेवलपमेंट हो, तो हम लोगों को बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। ये बात बोलते हैं कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बोल रहे हैं बंगाल, ईस्ट बंगाल को डेवलपमेंट में लाने के लिए, ईस्ट बंगाल का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ईस्ट बंगाल का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये रीजन देते हैं कर्जन। कर्जन ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं ताकि ईस्ट बंगाल भी डेवलप हो जाए, और बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो एक साथ इतने बड़े एरिया को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, इस वजह से बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन असली रीजन क्या था? असली रीजन ये था कि इस कर्जन को एक चीज ये समझ में आ गई थी कि जो बंगाल है ना, यहां पे नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा है, और बंगाल को नर्वस सिस्टम बोला जाता है नेशनलिज्म का या नेशनलिस्ट मूवमेंट का। इस वजह से बंगाल को ये तोड़ना चाहता था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बंगाल में लाना चाहता था। अब इसको एक चीज और मालूम था कि ये जो बंगाल है, इसका, इस बंगाल का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, इस बंगाल का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, एक सेकंड, बंगाल का, एक सेकंड, बंगाल का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन जो ग्रीन में दिख रहा है, ये इतने पोर्शन में मुस्लिम्स ज्यादा हैं। इसको समझ में आया कि ये इतना पोर्शन जो है यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, और बाकी ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है। यहाँ पे कौन ज्यादा है? हिंदू ज्यादा है। तो कर्जन जो है ये सोचा कि अगर हम लोग बंगाल को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। और ये कर्जन जो है कुछ लोगों को भेज के आग लगाने का भी काम करता है ना, सास बहू की तरह आग लगाने का भी काम करता है। ये ईस्ट बंगाल में जाके यहाँ के मुस्लिमों को बोलता है कि देखो, तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हो, तुम मुसलमान पागल हो। देखो यहाँ पे हिंदू कहाँ रहते हैं? हिंदू रहते हैं वेस्ट बंगाल के पास। वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, और ये सारे हिंदू तुम लोगों को धकेल दिए हैं कहाँ पे? ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में डेवलपमेंट है नहीं, तुम लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें कर्जन जाके बोल देता है ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स के। तो ये फिजिकली भी बंगाल को डिवाइड कर रहा था, और जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई बात नहीं हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम में कोई जो है भेदभाव नहीं हुआ करता था, कर्जन जाके ये भी करवा रहा है मुस्लिमों को। ईस्ट बंगाल में जाके मुस्लिमों को ये भी समझा रहा है कि हिंदू नहीं चाहते हैं तुम्हारा डेवलपमेंट हो, ठीक है, ये चाहते हैं कि तुम मुस्लिम दब के ही रहो, है ना। हिंदू का जो ईस्ट बंगाल में रह रहे हैं वो एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको डेवलपमेंट की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुस्लिम जो कि ईस्ट बंगाल में रह रहे हो, तुम लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है, तो तुम लोगों को हम डेवलपमेंट देंगे, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ के मुस्लिमों को भी क्या कर रहा है? कर्जन ईस्ट बंगाल के मुस्लिमों को भी मोटिवेट कर रहा है, उन लोगों को भी अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है कि आप मुस्लिम्स हमारे फेवर में आ जाइए, और हम क्या करेंगे? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे आप मुस्लिम्स का भी क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट काफी अच्छे से चलेगा। तो ये सारी चीजें कर रहा था कर्जन बंगाल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये बंगाल का जो पार्टीशन है ये 1905 में कर्जन कर भी देता है, ठीक है। तो ये था एक बैकग्राउंड जिसके वजह से आप लोगों को ये समझ में आया कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ, क्या रीजन था बंगाल का पार्टीशन करने के लिए। ये तो एक ओवरऑल स्टोरी हो गई कि हाँ, बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था और ये रीजन देके किया था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। इसी चीज को अब हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, बात है जुलाई 1905 की, ठीक है। एक चीज और समझ लिए, 1904 में क्या हुआ था? कर्जन कहां गया था? बंगाल के टूर पे गया था, और वहां पे इसको 2-3 चीजें समझ में आ गई थी। पहली चीज तो ये थी कि बंगाल में यूनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज इसको ये समझ में आ गई कि बंगाल में नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है। नेशनलिज्म और यूनिटी, यही दोनों चीजें खतरा है किसको? ब्रिटिश एम्पायर को। तो इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को तोड़ने के लिए
इस कर्जन को बंगाल में एक तीसरी चीज भी नजर आ गई। वो चीज क्या नजर आई कि जो अपना ईस्ट बंगाल है, असम वाला रीजन, यहां पे डेवलपमेंट नहीं है। तो कर्जन ये बोलता है कि हम लोग ईस्ट बंगाल को डेवलप करने के लिए बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1904 में हुआ क्या कि कर्जन बंगाल में घूम के आया और जुलाई 1905 में ये बात धीरे धीरे जो है लोगों तक पहुंचने लगी कि भैया ऐसा है कि कर्जन जो है बंगाल को दो पार्ट में तोड़ना चाहता है, हम लोगों को डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, तो बात है कब की, जुलाई 1905। जुलाई 1905 में क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर का नाम है संजीवनी। ठीक है, ये देखिए यहां पे न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है इस न्यूज़पेपर का नाम है संजीवनी। संजीवनी, इस संजीवनी न्यूज़पेपर को लिखते थे के मित्रा। ये देखिए ये जो इमेज है ये है के मित्रा जी की। ठीक है, के मित्रा जी एक न्यूज़पेपर चलाते थे जिसका नाम था संजीवनी। अब इस संजीवनी न्यूज़पेपर में के मित्रा जी फर्स्ट टाइम ये प्रिंट करवाते हैं, फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में निकलता है कि कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन जो है, ये चाहता है कि बंगाल का डिवीजन हो जाए। क्या चाहता है कि बंगाल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, बंगाल का पार्टीशन कर दें। सबसे पहले बात लोगों तक, बंगाल के लोगों तक, हिंदुस्तान के लोगों तक ये बात एक न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचती है कि कर्जन चाहता है कि बंगाल का डिवीजन हो जाए। और ये जो न्यूज़पेपर जिसमें ये न्यूज निकली थी उस न्यूज़पेपर का नाम था संजीवनी और इस न्यूज़पेपर को चलाते थे के मित्रा साहब। तो के मित्रा साहब अपने संजीवनी न्यूज़पेपर में ये न्यूज छाप देते हैं कि कर्जन जो है वो चाहता है बंगाल का डिवीजन हो जाए और कर्जन चाहता है कि हमारी यूनिटी टूट जाए, हम लोग डिवाइड हो जाए। और कर्जन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना के बंगाल को डिवाइड करना चाहता है, क्योंकि बंगाल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, बंगाल में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, बंगाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट ज्यादा है। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर को बंगाल से खतरा है और यही रीजन है जिस वजह से कर्जन जो है बंगाल को डिवाइड करना चाहता है। ये न्यूज जो है के मित्रा अपने न्यूज़पेपर संजीवनी में छाप देते हैं, प्रिंट करा देते हैं और लोगों तक ये न्यूज फैल जाती है। अब हुआ क्या था कि 20 जुलाई को संजीवनी न्यूज़पेपर जो था, जो कि के मित्रा साहब चलाते थे, इस न्यूज़पेपर में न्यूज निकल जाती है। न्यूज निकल गई इस न्यूज़पेपर में। अब इस न्यूज को सुनने के बाद कर्जन को लगा कि जितने जल्दी से जल्दी हम लोग बंगाल को डिवाइड कर दें उतना अच्छा है, वरना ये बात फैलना शुरू हो जाएगी, है ना, ये बात फैलना शुरू हो जाएगी और फालतू में विद्रोह शुरू हो जाएगा। लोग जगह जगह आके विद्रोह करेंगे, लोग इसके अगेंस्ट बातें करना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि एक सेकंड, ये यहां पे 15 जुलाई होगा, 5 जुलाई को संजीवनी न्यूज़पेपर में के मित्रा साहब ये न्यूज दे देते हैं। अब ये बात पता चल जाती है तो 15 जुलाई को क्या करता है, 15 जुलाई को कर्जन जो है, कर्जन ये बात बोल देता है कि भैया ऐसा है कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन करेंगे, बंगाल को डिवाइड करेंगे। बंगाल को डिवाइड करने के बारे में कर्जन जो है ऑफिशियली 15 जुलाई को बोल देता है। ठीक है, 5 जुलाई के दिन, 5 जुलाई जो था, इस दिन न्यूज़पेपर में न्यूज निकालते हैं के मित्रा की कर्जन चाहता है बंगाल का पार्टीशन हो। और 15 जुलाई को कर्जन ये बात ऑफिशियली बोल देता है कि हाँ हम लोग जो है बंगाल का डिवीजन करेंगे। ठीक है, जुलाई में ये इतनी चीज होती है। अब जब 20 जुलाई को, एक सेकेंड, 15 नहीं 20 जुलाई रहेगा ये, एक में 5 जुलाई को न्यूज़पेपर में निकला। ठीक है, और 20 जुलाई को कर्जन ये बात बोला कि हम लोग बंगाल का डिवीजन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बंगाल को डिवाइड करेंगे। ठीक, जुलाई के बाद आया अगस्त का महीना। अगस्त में बंगाल के लोग बंगाल को डिवाइड करने के अगेंस्ट में
एक मूवमेंट चलाते हैं और उस मूवमेंट का नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, बंगाल के लोग अगस्त महीने में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उस मूवमेंट का नाम क्या है? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। 20 जुलाई को कर्जन बोल देता है कि हम लोग बंगाल का डिवीजन करेंगे, बंगाल को डिवाइड करेंगे। इसी चीज से नाराज होके अगस्त में बंगाल के जो लोग हैं ये लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उस मूवमेंट का नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की न्यूज आती है तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होता है? तो ऑप्शन में दिया होगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो जैसे ही कर्जन 20 जुलाई को ये बोलता है कि हम लोग बंगाल को डिवाइड करेंगे, अगस्त महीने में, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त महीने में लोग कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। अब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है अगस्त भर चलता है और फिर आता है महीना सितंबर का। ठीक है, अब सितंबर में क्या होता है? धीरे धीरे ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है ये चेंज हो जाता है हमारा स्वदेशी मूवमेंट में। ये किसमें चेंज हो जाता है? स्वदेशी मूवमेंट में। लोगों को समझ में आता है कि भैया एंटी पार्टीशन मूवमेंट करने से कोई खास असर पड़ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को कर देते हैं चेंज स्वदेशी मूवमेंट में। अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था, ये अभी आगे समझाएंगे। अभी एक टाइमलाइन समझ लीजिए। ठीक है, जुलाई में कर्जन ये बोल देता है कि हम लोग बंगाल डिवाइड करेंगे। अगस्त में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर सितंबर में ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है ये चेंज हो जाता है किसमें? स्वदेशी मूवमेंट में। अब सितंबर भर ये स्वदेशी मूवमेंट चलता है। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को कर्जन जो है ये बंगाल का पार्टीशन कर देता है। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन कर देता है कर्जन। कर्जन जो है 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन कर देता है। ठीक है, अब बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आता है नवंबर। नवंबर भर स्वदेशी मूवमेंट चलता है। फिर आता है दिसंबर और फिर साल खत्म। दिसंबर में होती है कांग्रेस की मीटिंग। ठीक है, दिसंबर में होता है कांग्रेस की मीटिंग बनारस में। अभी ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग। तो जुलाई से ये सारा मैटर स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक में आके बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। अब जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस बनारस में मीटिंग करती है। कांग्रेस जो है बनारस में मीटिंग करती है। इस पार्टीशन में आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कशन होता है दिसंबर में। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हुआ क्या कि अक्टूबर में कर्जन जो है ये बंगाल को डिवाइड कर देता है। क्या कर रहा है? बंगाल को डिवाइड कर रहा है। अब ये बंगाल को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है ये देखिए। ये जो येलो लाइन यहां पे आपको दिख रही है, ये इस तरीके से बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इधर वाला जो बंगाल है, इस साइड वाला बंगाल, इसका नाम पड़ता है, जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो रेड कलर में बंगाल यहां पे दिख रहा है, ये रेड कलर वाले बंगाल का नाम पड़ता है वेस्ट बंगाल। इसका नाम क्या पड़ रहा है? वेस्ट बंगाल। ठीक, और इधर जो ग्रीन कलर से बंगाल दिख रहा है इसका नाम पड़ता है ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा रहा करते थे और हमारा जो वेस्ट बंगाल था यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो कितने समझदारी के साथ कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया और बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया कि हिंदू मुस्लिम भी आपस में डिवाइड हो जाए। ठीक है,
हिंदू मुस्लिम भी आपस में डिवाइड हो जाएं, इस तरीके से कुछ जो है कर्जन जो है बंगाल को डिवाइड किया था। अब ये तो डिवीजन ये कर दिया, इसके साथ साथ यहां पे अगर आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे एक चीज ये समझ में आएगा कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल ज्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को छोटा रखा गया, ईस्ट बंगाल को छोटा रखा गया और वेस्ट बंगाल को बड़ा रखा गया। इस तरीके से कर्जन ने डिवाइड किया था कि वेस्ट बंगाल बड़ा रहे और ईस्ट बंगाल छोटा रहे। हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, वेस्ट बंगाल बड़ा था और ईस्ट बंगाल छोटा था। मैप में भी आप लोगों को देख के रखना होगा, देखिए बड़े मैप में ईस्ट बंगाल जो है, इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला देखिए काफी बड़ा है, ये वाला पोर्शन बड़ा है और जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये थोड़ा छोटा है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल था इसको कर्जन बड़ा रखा और ईस्ट बंगाल छोटा था एज कंपैरिजन टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर बात करें ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ईस्ट बंगाल में क्या था, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। और बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे लिख ले, हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। ये जो वेस्ट बंगाल है ये थोड़ा बड़ा है, ईस्ट बंगाल ये थोड़ा छोटा है। अगर बात करें ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल में ईस्ट बंगाल था पूरा और आसाम, इन दोनों को मिला के बनाया गया ईस्ट बंगाल। अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बंगाल का मतलब उड़ीसा प्लस बिहार, बिहार और उड़ीसा को मिला के बनाया गया क्या, वेस्ट बंगाल। क्या बनाया गया, वेस्ट बंगाल। यानी जो बंगाल का इधर वाला पोर्शन था, वेस्ट वाला पोर्शन था, इसको नाम दिया गया बंगाल। तो बंगाल में कौन कौन सा पोर्शन आया, बंगाल में आया उड़ीसा और बिहार को मिला के बनाया गया बंगाल, और आसाम और जो बंगाल का ईस्ट वाला पोर्शन था, ईस्टर्न बंगाल और असम को मिला के बनाया गया ईस्ट बंगाल, ठीक है। और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा हुआ करते। तो हिंदू मुस्लिम को इस तरीके से कर्जन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। बंगाल की कैपिटल क्या बनाया गया, कलकत्ता। और जो ईस्टर्न बंगाल थी इसकी कैपिटल बनाया गया ढक्का को, ठीक है। तो ये कुछ था जियोग्राफिकल बेसिस पे डिवीजन बंगाल का। इस तरीके से अक्टूबर में बंगाल का पार्टीशन कर दिया कर्जन ने कुछ इस तरीके से बंगाल का पार्टीशन कर दिया था अक्टूबर में। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और इसको आगे समझते हैं। देखिए, कांग्रेस में हम आप लोगों को बताए थे कि जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, कांग्रेस में दो तरीके के लीडर्स हुआ करते थे। एक होते थे मॉडरेट्स, एक कौन थे, मॉडरेट्स थे, नरम दल जिसको बोला जाता था, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल बोला जाता था। तो स्टार्टिंग में जब कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, तो जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को बताए थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था अनाउंसमेंट के बाद, जब कर्जन ने बंगाल को डिवाइड करने का अनाउंसमेंट किया था, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये जो बंगाल को डिवीजन करने की न्यूज आने पे मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, कांग्रेस के जो मॉडरेट्स लीडर थे, ये लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था मॉडरेट्स के अंदर में। अब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था, तो देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट में जो मॉडरेट्स थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जगह जगह पे गवर्नमेंट में पिटिशन डाला करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट पिटिशन डाल रहे हैं, एक पिटिशन डाल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं कि आपको जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ज्वाइन करना चाहिए, कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया है। पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं कि आप आइए ज्वाइन करिए इस मूवमेंट को, ठीक है। उसके बाद जो है और ये लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के थ्रू
ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि गलत हुआ है, बंगाल का पार्टीशन करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आना चाहता है कर्जन, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू मॉडरेट्स जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और उस भीड़ से गवर्नमेंट के ऊपर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो मॉडरेट्स पीआईएल पिटिशन डाल रहे थे, ठीक है, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है मॉडरेट्स चाह रहे थे कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए कि वो लोग बंगाल को डिवाइड करने से रोक दें। ठीक है, मॉडरेट्स ये चाह रहे थे। अब इस मॉडरेट्स में कौन कौन लीडर थे जो इस काम को कर रहे थे? ठीक है, मॉडरेट्स का जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? तो सबसे पहले और सबसे फेमस लीडर जो थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट के एक फेमस लीडर थे। के मित्रा साहब, जिनका न्यूज़पेपर था संजीवनी, के मित्रा भी इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, पृथ्वी चंद्र रे जो थे ये भी एक बहुत बड़े लीडर थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट के, जो मॉडरेट्स के अंडर में चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीजें करने का ना कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। मतलब कि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला तो रहे थे, मॉडरेट्स जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चला रहे थे कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बंगाल का डिवीजन हो, ये हो वो हो। मॉडरेट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि बंगाल का डिवीजन ना हो। अगस्त में क्या हुआ था कि अगस्त में आप लोगों को बताए थे कि अगस्त में एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है मॉडरेट चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये लोग पूरी कोशिश किए, पिटिशन डाले, न्यूज़पेपर के थ्रू प्रेशर बनाने की कोशिश किए, पब्लिक मीटिंग किए, पैम्पलेट बांटे, सब कुछ किए। लेकिन ये जो अगस्त में एंटी पार्टीशन मूवमेंट ये लोग चलाना शुरू किए थे मॉडरेट्स, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगस्त के बाद जब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और इससे कोई खास प्रेशर पड़ता भी नहीं है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आते आते जो है पार्टीशन हो जाता है। किस चीज का पार्टीशन हो जाता है? बंगाल का। बंगाल को जो है अक्टूबर में कर्जन डिवाइड कर देता है। इस मॉडरेट्स के किए जाने वाले जो है मूवमेंट का कोई खास असर जो है गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दिखता है। गवर्नमेंट कहती है चिल्लाने दो, न्यूज़पेपर में निकाल रहे हैं निकालने दो, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं करने दो, ठीक है, पिटिशन डाल रहे हैं डालने दो, सब जो कर रहे हैं करने दो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डर लगता है, गवर्नमेंट के अंदर भी थोड़ा सा खौफ आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, ज्यादा लोग जो है इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और इसी डर से, ठीक है, इसी डर से गवर्नमेंट जो है कुछ नए रूल्स लेके आती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ नए रूल्स लेके आती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को दबाने के लिए, गवर्नमेंट जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए कुछ नए रूल्स लेके आती है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है सबसे पहला रूल ये लेके आती है कि न्यूज़पेपर में आप कुछ भी नहीं छाप सकते। न्यूज़पेपर में आप ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी जो है छाप दोगे, कुछ भी जो है प्रेस में रिलीज कर दोगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर दी? गवर्नमेंट जो है जो न्यूज़पेपर था, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर लिखने का फ्रीडम दी गई थी, इसको छीन ली। बोली कि अब बंगाल के पार्टीशन के नाम पे कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं छपेगा, कुछ भी नहीं छापा जाएगा। तो न्यूज़पेपर में छापने के लिए मना कर दी। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीजें बैन कर दी। जैसे गवर्नमेंट बोली कि अब कहीं भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, जो करेगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पब्लिक मीटिंग पे बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने जो है क्या किया कि लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दी। जो भी थोड़ा भी पैम्पलेट बांटते हुए दिखेगा, जो भी जो है थोड़ा भी लोगों को उकसाते हुए दिखेगा बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, उसको उठा के जेल डाल दिया जाएगा या अरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट में गवर्नमेंट कर रही थी। अब होता क्या है कि जब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था ना,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्ट लिए थे। जो स्टूडेंट्स थे ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्ट लिए थे। तो गवर्नमेंट बोली कि जो भी स्टूडेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्ट लेगा उन लोगों को रेस्टिगेट कर दिया जाएगा या फिर उन लोगों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को भी ये लोग हटा दिए। अब जो पब्लिक मीटिंग कर रहा है पब्लिक मीटिंग भी बैन कर दिए। न्यूज़पेपर जो छाप रहे थे उसको भी जो है छपवाना बंद करवा दिए। तो इस तरीके से कुछ एंटी पार्टीशन मूवमेंट को जो है, जो कि हमारे किसके अंडर में चल रहा था, कांग्रेस के मॉडरेट्स के अंदर में, कांग्रेस के मॉडरेट्स लीडर के अंडर में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को बंद करवा दिए। ठीक है, किस तरीके से, लॉ बना के, नए नए रूल्स लाके कि पब्लिक मीटिंग अब नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है अगर आता है इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में और पकड़ा जाता है तो उसको कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे जो लीडर्स थे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में काम कर रहे थे उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको भी हटा दी गई, प्रेस की फ्रीडम को छीन लिया गया। तो अब ये जो मॉडरेट्स थे इनका तरीका क्या था, किस तरीके से ये लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चला रहे थे। तो ये जो मॉडरेट्स थे ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चला रहे हैं किस चीज के थ्रू, तुम्हारा पिटिशन डाल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, इसको बैन करवा दिया गया। न्यूज़पेपर में अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते, पैम्पलेट जो बांटते हुए पकड़ा जा रहा था उसको अरेस्ट कर ले रहे थे। जो भी लीडर्स थे इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। मतलब पूरे तरीके से एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है फेल हो चुका। ठीक है, अब अगर एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब फेल हुआ ना, यानी जब कांग्रेस के मॉडरेट्स फेल हो गए, कांग्रेस के जब मॉडरेट्स फेल हो गए उस टाइम कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, जो गरम दल वाले लीडर्स थे, अब ये लोग बोले कि मॉडरेट्स तुम एक काम करो भाई, अब तू बैठ जा, है ना। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे हैं कि मॉडरेट्स जितने भी लीडर्स हो अब तुम लोग एक काम करो, घर में बैठो, चाय बिस्कुट खाओ और पार्ले जी के साथ एंजॉय करो शो को, अब हम लोग फील्ड में उतरेंगे। अब जो है बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था इसके विद्रोह में एक्सट्रीमिस्ट उतर रहे हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट अपना एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं और उस मूवमेंट का नाम ये लोग रखते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब इस मूवमेंट का नाम ये एक्सट्रीमिस्ट क्या रख रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट। तो इस तरीके से जो हम लोगों का एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था उसको चला रहे थे मॉडरेट्स। इसको कौन कर रहा था, ये चल रहा था मॉडरेट्स के अंदर में। मॉडरेट्स कायदे से एंटी पार्टीशन मूवमेंट नहीं चला पाए, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मॉडरेट्स के लाख एंटी पार्टीशन मूवमेंट करने के बाद भी बंगाल का पार्टीशन हो गया। अब एक्सट्रीमिस्ट फील्ड में उतरते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि मॉडरेट्स अब तुम लोग जो है थोड़ी देर बैठ के चाय और पार्ले जी खाओ और अब हम लोग इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चेंज कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट में, और अब हम एक्सट्रीमिस्ट लोग, अब जो गरम दल है वो इस स्वदेशी मूवमेंट को चलाएगा और कोशिश करेगा अंग्रेजों की बैंड बजाने की। ठीक है, तो अब क्या स्टार्ट हो जाता है, अब स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, सबसे पहली बात, स्वदेशी मूवमेंट किसके अंडर में चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये चल रहा है एक्सट्रीमिस्ट के अंदर में। किसके अंदर में, एक्सट्रीमिस्ट के अंदर में। एक्सट्रीमिस्ट क्यों चला रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट को, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स ऑलरेडी जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला रहे थे और ये इसका कोई अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला, इसका कुछ खास रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो अब जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है ये लोग अब स्वदेशी मूवमेंट चलाना शुरू करेंगे इंडिया में। अब ये लोग क्या शुरू कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट। अब इस स्वदेशी मूवमेंट में जो चीजें चल रही थी वो क्या क्या थी, या ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या हो रहा था, किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट चलाएं। तो सिंपल सी चीज है, एक्सट्रीमिस्ट कभी भी जो है ना सरकार के फेवर में काम नहीं करते थे, ये उल्टा ही काम करते थे। बेसिकली बस ये समझ लीजिए, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये सरकार के विरोध में ही काम करते थे। ये वो सारा काम कर सकते थे जिस वजह से इनका काम हो जाए। इनको जो है एक सभ्य लोगों की तरह ये लोग काम नहीं करते थे। ठीक है, ये मारपीट पे ज्यादा विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि अंग्रेज से कोई काम निकलवाना है तो पहले अंग्रेज को जाते ही 2 थप्पड़ लगा दो, उसके बाद बोलो कि सर ये काम है कर दीजिए।
ठीक है। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट अपना अप्रोच रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट हमेशा कहते थे कि अंग्रेजों से प्यार से मत बात करो, ये अंग्रेजों को लेटर मत दो, एप्लीकेशन मत दो, लव लेटर मत दो। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को पहले लव लेटर लिखा जाता था, है ना। तो मोदी जी थोड़ा क्या है, एक्सट्रीमिस्ट स्वभाव वाले हैं, यानी थोड़ा पहले काम कर लो, थोड़ा समझा दो, अच्छे से डरा धमका दो, उसके बाद बात करना। तो एक्सट्रीमिस्ट भी क्या बोलते थे कि ये जो तुम लोग बार बार पिटिशन डाल रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा रहे हो, ठीक है, पैम्पलेट बांट रहे हो, इन सब से अंग्रेजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो कुछ उनके तरीके से ही सिखाना पड़ेगा, इनको पहले मारो फिर समझाओ। तो एक्सट्रीमिस्ट का अप्रोच थोड़ा अलग था एज कंपेरिजन टू मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स थोड़ा प्यार से काम करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये थोड़ा गुस्सैल मिजाज के थे और ये लोग थोड़ा एक्सट्रीम में जाके कोई काम करते थे। अब देखिए ये लोग किस तरीके से काम किए। सबसे पहली चीज, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ये बोले कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में जितनी भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज है उन सारी चीजों को बाइकआउट करेंगे। हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज को नहीं यूज करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो हम लोग उस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, अगर कोई कॉलेज है तो हम लोग उस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, तो हम लोग उस गवर्नमेंट सर्विस को भी छोड़ देंगे, गवर्नमेंट सर्विस को भी हटा देना है। हम लोग गवर्नमेंट के कोर्ट में नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग जो सरकार कोर्ट चला रही है, जो ये अंग्रेजों की जो कोर्ट है, हम लोग उस कोर्ट में अपनी कोई समस्या लेके नहीं जाएंगे। हम लोग जो गवर्नमेंट की म्युनिसिपैलिटी है इससे कोई भी काम नहीं लेंगे। हम लोगों को इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना काम खुद से देख लेंगे। हम लोगों की अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है, हम लोग खुद से अपना सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट चला रहे हैं, इन्होंने ये भी बोला कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको जो है बहुत सम्मान में अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी टाइटल्स दे दी है ना, आप लोग इस टाइटल्स को भी छोड़ दीजिए। मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई हुई हर एक चीज को बाइकआउट करना है। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोले कि हर एक चीज को बाइकआउट कर दो। अगर अंग्रेज बोल रहे हैं कि स्कूल में आके पढ़ो, नहीं जाना है, इनके कॉलेज में आके पढ़ो, नहीं जाना है, इनकी अगर कोई बस चल रही है तो उनकी बस में मत बैठो, इनके द्वारा अगर कोई टाइटल दी जा रही है किसी को रिस्पेक्ट में, वो मत लो, इनके द्वारा बनाई हुई कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, इनकी जो गवर्नमेंट सर्विस है हम लोग इसको नहीं करेंगे। मिला जुला के स्वदेशी मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की बनाई जितनी भी चीज है सारी चीजों को क्या करना है, बाइकआउट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो फॉरेन गुड्स हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुड्स हैं, या जो वो सारे सामान जो कि ब्रिटेन से अंग्रेज लाके इंडिया में बेच रहे हैं, उन सारे सामान को भी क्या करना है, बाइकआउट कर देना। वो सारा सामान भी हम लोगों को यूज नहीं करना है। तो जो भी फॉरेन गुड्स हैं इनको भी बाइकआउट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोल रहे थे। और इसके साथ साथ ये लोग भी पब्लिक मीटिंग करिए, बोले कि डरने की बात कोई बात नहीं है, अब एक्सट्रीमिस्ट आ गए, आप लोग पब्लिक मीटिंग को फिर से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे अगर अंग्रेज आके मना करेंगे। तो पब्लिक मीटिंग भी ये लोग बहुत ज्यादा किए। इसके साथ साथ ये जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला और वो कॉन्सेप्ट था आत्मशक्ति, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या था, आत्मशक्ति। ये आत्मशक्ति क्या है, देखिए एक्सट्रीमिस्ट का बोलना था कि हम लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे हैं, है ना। हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए म्युनिसिपैलिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों द्वारा दी गई टाइटल नहीं रख रहे हैं, हम लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं अंग्रेजों की बनाई हुई। हम लोग अंग्रेजों की सारी चीजों को अगर बाइकआउट कर देंगे तो हम लोग करेंगे क्या। तो इसके लिए हम लोग आत्मशक्ति का यूज करेंगे। आत्मशक्ति क्या है, हम लोग हर वो चीज जो अंग्रेजों की है जिसको हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग खुद की बनाएंगे। जैसे आज के टाइम में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट ही है आत्मशक्ति, जो कि आज से बहुत टाइम पहले एक्सट्रीमिस्ट लेके आए थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। ये जो आत्मनिर्भर भारत है ये इसी आत्मशक्ति से ही इंस्पायर्ड है।
ठीक है, तो आत्मशक्ति में एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हम लोग खुद की ही बनाई हुई चीजों का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नेशनल एजुकेशन पे काम करेंगे, हम लोग खुद का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज स्टार्ट करेंगे और यहां पे जाके पढ़िए। अंग्रेजों के इस बनाए हुए स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने की बात नहीं करेगा कोई। हम लोग नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग खुद का ही बनाया हुआ स्कूल और कॉलेज पढ़ेंगे। इसी चीज के अंडर में, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के अंडर में बंगाल में 2 बड़े कॉलेज खुले। पहला खुला बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया और इस बंगाल नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल बने, इनका नाम था अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो है इसके प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। और एक नया कॉलेज बनाया गया जिसका नाम रखा गया बंगाल नेशनल कॉलेज, और जितने भी लोग थे बंगाल में वो सारे लोग अपने बच्चों का इसमें एडमिशन कराएं और अंग्रेजों द्वारा जो कॉलेज चल रहा है उसको छोड़ दें, उसमें ना पढ़ाएं। तो एक पहला बना बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, इसमें सारी पढ़ाई कराई जाती थी। दूसरा, कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया करते थे अंग्रेजों द्वारा। तो बोला गया कि भैया एक नया कॉलेज बन रहा है जिसका नाम है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो वो स्टूडेंट जो अंग्रेजों के यहाँ टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो, वो उन कॉलेज को छोड़ो और हमारे स्वदेशी कॉलेज को बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसको अपनाओ और इसमें आके पढ़ो, इसमें अपने बच्चों को भेजो। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा है जो और हायर एजुकेशन लेना चाहता है, जो चाहता है आगे चल के पीएचडी करे, रिसर्च करे, ये सब करे, या जो टेक्निकल फील्ड में अच्छा आगे जाके पढ़ाई करना चाहता है, उन लोगों को हम लोग जापान भी भेजेंगे। उन लोगों को क्या करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जापान भी भेजा जाएगा। हम लोग फंड रेस करेंगे, हम लोग फंड रेस करेंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे, पढ़ने में अच्छे रहेंगे, जिनको आगे अपनी पढ़ाई करनी रहेगी, उन लोगों को हम जापान भी भेजेंगे फंड रेस करके। तो आत्मशक्ति के अंदर नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए इंडिया में बंगाल में 2 कॉलेज खोले गए। पहला बंगाल नेशनल कॉलेज और दूसरा बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों कॉलेज खोले गए। इसके साथ साथ इसी स्कीम के अंदर उस टाइम पे बहुत सारे स्वदेशी इंटरप्राइजेस भी खोले गए, ठीक है, स्वदेशी इंटरप्राइजेस भी खोले गए। इसमें क्या क्या था, बहुत सारे इंडियन बैंक्स खोले गए, बहुत सारी शॉप्स खोली गई, ठीक है, बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां खोली गई, बहुत सारी फैक्ट्री खोली गई, है ना, बहुत सारी चीजें मतलब खोली गई, सारी चीजें खोली गई, ठीक है, इंडियन फैक्ट्री खोली गई, इंश्योरेंस कंपनी खोली गई, शॉप्स खोला गया, बैंक्स खोला गया। और सबने यही बोला कि ये सारी चीजें जो हम लोग खोल रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के अंडर में, ये सब कुछ कैसा है, ये सब कुछ इंडिनियस है, इंडिया का बना हुआ है। आप लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई चीजों का यूज मत करिए, आप लोग इंडियंस द्वारा बनाई गई जो स्वदेशी चीजें हैं, जैसे स्वदेशी बैंक का यूज करिए, शॉप्स का यूज करिए, इंश्योरेंस कंपनी का यूज करिए, फैक्ट्री में हम लोगों का सामान बन रहा है उसको यूज कीजिए। हम लोगों का बनाया हुआ खुद का 2 कॉलेज है, बंगाल नेशनल कॉलेज है, आप इसमें आके पढ़िए, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें जाके पढ़िए। और आप लोग इंडियन चीजों का ज्यादा यूज करिए, जो स्वदेशी चीजें हैं उसका ज्यादा यूज करिए, फॉरेन गुड्स को एकदम मत लीजिए। लोग बोले भैया इसमें फायदा क्या है, तो बोले इसका फायदा ये है बाबू कि जो इंडियन चीजें हैं इसको हम लोग प्रमोट करेंगे, हम इंडियंस का पैसा इंडियंस के पास ही रहेगा, है ना, वरना हम लोग अगर ब्रिटिशर्स का सामान खरीदते हैं तो ब्रिटिशर्स को सामान खरीदने में वो पैसा हम लोग ब्रिटिश को देते हैं और ब्रिटिश जो है उसी पैसे से हम लोगों के ऊपर रूल करते हैं और हमारा ही पैसे, हमारा ही रॉ मटेरियल यूज करके ब्रिटिशर्स उसको महंगे दाम पे हम ही लोगों को इंडियंस को बेचते हैं। तो ब्रिटिशर्स का ही इसमें फायदा है। अगर आप इंडिजिनियस सामान खरीदेंगे, स्वदेशी सामान खरीदेंगे, इंडियंस द्वारा बनाया हुआ सामान खरीदेंगे, तो ये सारा पैसा इंडियंस के पास जाएगा और
इंडियंस की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये थोड़ी खराब होगी, और जब ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो ब्रिटिशर्स अपने आप कमजोर होते जाएंगे। किसी को भी बर्बाद करना है तो उसकी इकोनॉमी हिला दो, ठीक है। किसी कंट्री की इकोनॉमी हिल जाती है तो वो कंट्री बर्बाद, किसी स्टेट की इकोनॉमी हिल जाती है वो स्टेट बर्बाद, किसी आदमी के पास पैसे की कमी हो जाती है तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो ये लोग बोले कि अपना पैसा हम किसी इंडियंस को क्यों ना दें, क्यों हम ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जा रही है और वो हम लोगों के ऊपर रूल करते जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, अपना पैसा किसी इंडियंस को दें, अपनी इकोनॉमी अच्छी होगी, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी खराब होगी और वो खुद ही एक टाइम ऐसा आ जाएगा खत्म हो जाएंगे, उन लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे। अब इस जगह पे एक बहुत यूनिक चीज देखी गई थी इंडिया में, वो क्या था कि वुमेन्स ने काफी ज्यादा पार्ट लिया इसमें। जो वुमेन्स थी ये लोग क्या की, ये लोग पिकेटिंग करना शुरू कर दी। अब ये पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग मतलब समझा रहे, मान लीजिए ये कोई अंग्रेज की दुकान है, ये किसी ब्रिटिशर्स की शॉप है। अब इस ब्रिटिशर्स के शॉप के आगे वुमेन्स जो है ऐसे ऐसे खड़ी हो गई, वुमेन्स जो है ऐसे 5-6 वुमेन्स आके खड़ी हैं, और इस शॉप पे कोई रामू नाम का इंडियन आदमी है। ये रामू नाम का आदमी इस ब्रिटिशर शॉप पे जा रहा है सामान खरीदने, तो ये वुमेन्स इसको रोक लेंगी, कहेंगी रामू क्या करने जा रहे हो। रामू बोलेगा अरे हमको साबुन खरीदना था, शैम्पू खरीदना था, साबुन खरीदना था, डीओ खरीदना था, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, तो सोच रहे हैं ब्रिटिशर्स इस शॉप से जाके, ब्रिटिश शॉप से जाके साबुन शैम्पू और परफ्यूम डीओ ले लें, फिर तैयार होकर शाम को जाएंगे। तो ये सारी वुमेन्स कहेंगे अरे रामू पागल हो क्या, क्यों तुम अंग्रेजों का फायदा कराते हो, तुम एक काम करो, यहाँ पे बगल में श्याम नाम का एक इंडियन आदमी है, श्याम नाम का एक इंडियन आदमी है, वो भी सामान बेच रहा है और ये इंडियन आदमी है, इंडियन का फायदा कराओ, क्यों तुम अंग्रेजों का फायदा कराओ। तुम एक काम करो, तुम यहां से सामान मत खरीदो, इनके दुकान से सामान मत खरीदो, तुम यहां से यहां चल जाओ, इसके पास से जाके सामान खरीद लो। रामू ब्रिटिशर्स के शॉप पे नहीं गया, चला गया श्याम के दुकान पे। श्याम जो है इंडियन है, इंडियन के दुकान से जाके श्याम जो है रामू जो है सामान खरीदा। तो ये जो चीज है ना, इसी को बोला जाता है पिकेटिंग, ठीक है। तो वुमेन्स बहुत ज्यादा पिकेटिंग करती हुई पाई गई। वुमेन्स ने स्वदेशी मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया, पिकेटिंग के थ्रू। वुमेन्स ने बहुत ज्यादा पिकेटिंग की थी, ठीक है। मिला जुला के वुमेन्स जो है अलाउ ही नहीं करती थी किसी को कि वो आदमी जाके ब्रिटिशर्स की दुकान से कोई सामान खरीदे। ब्रिटिशर्स की दुकान को घेर के लोग खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ब्रिटिशर्स के यहां से सामान नहीं खरीदना, जाओ किसी इंडियन शॉप से सामान खरीदो। यही होता है पिकेटिंग। और इस स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन वुमेन्स जो थी ये बहुत ज्यादा पिकेटिंग करते हुए पाई गई, ठीक है। अब अगर यहां से एक चीज निकाला जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा टाइम है जहां पे किसी नेशनल मूवमेंट में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। वुमेन्स का किसी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कहां से शुरू है, स्वदेशी मूवमेंट से शुरू हुआ, जो कि बंगाल में चल रहा था। और यहां पे वुमेन्स क्या कर रही थी, यहां पे वुमेन्स पिकेटिंग कर रही थी, ठीक है। ये तो हो गई वुमेन्स की बात। लेकिन इस वुमेन्स में भी अगर हम लोग बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स में भी जो हाई क्लास की वुमेन्स थी, ठीक है, ये लोग इसमें पार्ट नहीं ली। पार्ट कौन लिया, जो मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन्स थी, मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन्स थी, वो लोग इस पिकेटिंग में सपोर्ट कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट को। बाकी जो अपर क्लास की वुमेन्स थी वो लोग ये पिकेटिंग वगैरह में कुछ नहीं की। अपर क्लास की वुमेन्स जो है इस मूवमेंट में कुछ भी नहीं की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा था। अब अगर बात की जाए कि भैया कौन सा मूवमेंट ज्यादा अच्छा था, ये जो स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट चला रहे हैं इसको कंपैरिजन किया जाए, और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट मॉडरेट चला रहे थे ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है। देखिए दोनों अपने अपने जगह सही था, लेकिन इस स्वदेशी मूवमेंट में ना बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही ज्यादा मास पार्टिसिपेशन था यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मास पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट में। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत
ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो हर सोसाइटी के लोगों ने आके पार्टिसिपेट। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मूवमेंट में नहीं पड़े, या वो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए। ऐसे कौन लोग थे, इसी चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर बात करें स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए वो लोग अगर पकड़ा जाते थे तो उन सारे स्टूडेंट्स को क्या किया जाता था, गवर्नमेंट एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया, स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो स्टूडेंट स्वदेशी मूवमेंट में आए उन लोगों के साथ ब्रिटिशर्स कर रहे थे। उनको गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देने दिया गया, इनको गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दिया गया, इनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, या फिर आप बहुत ज्यादा फाइन भरिए, ठीक है, या फिर स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को अरेस्ट भी किया गया। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन का रिजल्ट। स्टूडेंट्स को क्या किया, गवर्नमेंट एग्जाम से देने से कैंसिल कर दिया गया, कॉलेज में एडमिशन जो था उसको वहां से रेस्टिगेट कर दिया गया, स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, या तो बहुत ज्यादा फाइन लिया गया अगर आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो उस केस में, या कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट थे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें करना शुरू कर दी तो स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन अच्छे खासे स्टूडेंट जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। अगर बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था। जितनी भी मिडिल क्लास की वुमेन्स थी, वो सारी वुमेन्स जो है पिकेटिंग में थी। वो सारी वुमेन्स क्या कर रही थी, पिकेटिंग के थ्रू इस स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, पर अगर बात करें अपर क्लास की वुमेन्स को या फिर लोअर क्लास की जो वुमेन्स थी, ये दोनों ग्रुप एकदम नहीं आया इस मूवमेंट में। अपर क्लास वुमेन और लोअर क्लास जो वुमेन्स थी, इन लोगों का कोई रोल नहीं दिखा इस स्वदेशी मूवमेंट में। सिर्फ और सिर्फ कौन थी, मिडिल क्लास की जो एजुकेटेड वुमेन्स थी, वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई दिखी स्वदेशी मूवमेंट में और पिकेटिंग कर रही थी। बाकी जो लोअर क्लास की वुमेन है या अपर मिडिल क्लास की वुमेन है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, दूसरी अगर बात करें मुस्लिम्स का क्या स्टैंड था इस पे, तो मुस्लिम्स दो पार्ट में डिवाइड थे। कुछ मुस्लिम्स बोल रहे थे कि हम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि पार्टीशन हो जाए, जो कि क्या चाहते थे कि पार्टीशन हो जाए, वेस्ट बंगाल बन जाए और ईस्ट बंगाल बन जाए। ठीक है, बंगाल बन जाए और ईस्ट बंगाल बन जाए, इस चीज को, मतलब बंगाल का दो पार्ट में डिवीजन हो जाए। कुछ मुस्लिम इस बात को भी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्टैंड क्या था। जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम थे, जितने भी एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, या जो मिडिल क्लास मुस्लिम थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के मुस्लिम्स थे, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को, और ये लोग ये चाह रहे थे कि पार्टीशन न हो। लेकिन जितने भी ऐसे मुस्लिम्स थे जो कि अनएजुकेटेड थे, या वो सारे मुस्लिम्स जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे या अपर क्लास से बिलोंग करते थे, ये लोगों को कोई मतलब नहीं था देश में क्या चल रहा है, कौन सा मूवमेंट चल रहा है, कैसा मूवमेंट चल रहा है। यानी जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, सिर्फ वही सपोर्ट कर रहे थे किसको, स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, जैसे कौन कौन थे जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब्दुल रसूल नाम के एक थे, लीडर थे, और ये जो है वकील भी थे। अब्दुल रसूल नाम के एक मुस्लिम लीडर्स थे, ये सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद लियाकत हुसैन साहब जो थे, ये भी सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद मौलाना आजाद जो थे, मौलाना आजाद, ये भी सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स के नाम हैं जो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है,
और अगर कभी कोई पूछे कौन मुस्लिम ग्रुप था जो कि स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मुस्लिम थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे, ये लोग स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें अब्दुल रसूल जैसे लीडर थे जो कि एक वकील भी थे, ठीक है। लियाकत हुसैन नाम के जो लीडर थे मुस्लिम्स के, वो भी स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। मौलाना आजाद जो थे वो भी स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। बाकी जो अनएजुकेटेड लोअर क्लास के मुस्लिम थे, ये लोग ये चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जाए, क्योंकि इनके सर पे धर्म सवार था, ठीक है। इनके सर पे रिलीजियस भूत सवाल हो गया था कि नहीं, करजन बोल के गया था, याद करिए, करजन बोल के गया था कि जो है आप लोगों का भला नहीं चाहते ये हिंदू, आप लोग जो है अनडेवलप्ड एरिया में रहते हैं। तो ऐसे जो अनपढ़ जाहिल गवार टाइप के लोग थे उस टाइम पे, ये जो है चाहते थे पार्टीशन हो जाए। लेकिन जो पढ़े लिखे मुस्लिम थे मिडिल क्लास के, और ये लोग क्या चाह रहे थे, ये लोग ये चाह रहे थे कि भैया पार्टीशन न हो, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। तो ये था मुस्लिम्स का स्टैंड। अब अगर बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स में भी आप लोगों को एक चीज कॉमन देखने के लिए मिला था। वुमेन्स में एक चीज क्या कॉमन देखने के लिए मिला था कि वुमेन्स में भी जो मिडिल क्लास और एजुकेटेड वुमेन्स थी, ये लोग पिकेटिंग कर रही थी, ये लोग सपोर्ट कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट को। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग थे, जो लोअर क्लास की वुमेन्स थी ये, और जो अपर क्लास की वुमेन्स थी, ये लोग नहीं सपोर्ट कर रही थी। और अगर बात करें कॉमन पीपुल्स की, जो कॉमन आदमी थे, इन लोगों का क्या स्टैंड था, जो कॉमन मैन थे इनका क्या स्टैंड था, तो इसमें भी जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं था कौन सा मूवमेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो लोअर क्लास के लोग थे, ये चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जाए, ये क्या चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जाए। और उसके बाद जो एजुकेटेड थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो एजुकेटेड मैन थे, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को। तो मिला जुला के एक चीजें तो आप लोगों को सब में कॉमन दिखी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। और जो अपर क्लास की हैं, एक सेकंड, जो अपर क्लास के हैं, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, अपर क्लास वालों को कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन सा मूवमेंट चल रहा था। इन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं था, ठीक है। और अपर क्लास वालों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इनके पास पैसा अथाह था, तो इनको क्या ही मतलब हो रहा है कि पार्टीशन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। इनको अपने पैसे से मतलब था, इनका बस काम होता रहे, इनको कोई कष्ट नहीं होता है। अपर क्लास को तो वैसे भी आज के टाइम पे कहीं कोई दुख नहीं होता है। झेलता कौन है, मिडिल क्लास वाले। मिडिल क्लास वालों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और लोअर क्लास वाले को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोअर क्लास और अपर क्लास, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सोसाइटी में कुछ भी हो जाए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब है बेचारा लोअर क्लास में, इसका क्या ही होगा, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये फिर भी गरीब था वैसे भी गरीब रहेगा। अपर क्लास वाले के पास पैसा है, कुछ भी हो जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशान कौन रहता है, मिडिल क्लास। वो एक डायलॉग है ना, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, तो ये वैसा ही कुछ हाल था उस टाइम पे भी। परेशान पूरे तरीके से कौन थे, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास वाले। वुमेन्स की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, ये वही सारे लोग थे जो मिडिल क्लास फैमिली में थे, और यही लोग पूरा अपना जी जान लगाए थे स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट भी चला, एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चला, ठीक है, ये सब कुछ चला, लेकिन कोई खास इसका भी रिजल्ट नहीं दिखा, ठीक है। फाइनली वो डेट आ जाती है जिस दिन कर्जन जो है बंगाल का पार्टीशन कर देता है। अक्टूबर में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है 1905 में। 1905 में कर्जन जो है ये बंगाल का पार्टीशन कर देता है, ठीक है। बंगाल को ये कर्जन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ईस्ट बंगाल और बंगाल, इन दो पार्ट में कर्जन जो है डिवाइड कर देता है। एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए ना, ये इन दो पार्ट में कर्जन जो है बंगाल को डिवाइड कर देता है। इस बंगाल का पार्टीशन कर्जन फाइनली अक्टूबर में कर देता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है, कह रहा करो बंगाल को डिवाइड करो, आने वाले टाइम में ये बंगाल खतरा है। बंगाल में ही सबसे ज्यादा खतरा था ब्रिटिशर्स को। बंगाल में यूनिटी बहुत ज्यादा थी,
बंगाल में पढ़े लिखे लोग थे, बंगाल के लोग जानते थे कि यूनिटी में ही रहना है, तभी हम लोग ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। बंगाल को नर्व सिस्टम बोला जाता था नेशनलिज्म का। कर्जन को समझ में आ गया था पार्टीशन करना जरूरी है, पार्टीशन करेंगे फिर देखेंगे जो करना है, जो होगा झेला जाएगा, उसको देखा जाएगा, लेकिन पार्टीशन करना बहुत जरूरी है वरना ये हम लोगों को तबाह कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से बंगाल का पार्टीशन अक्टूबर 1905 में कर्जन कर देता है। अब जैसे ही ये बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है, तो लोग विद्रोह करना शुरू करते हैं। बंगाल का जब पार्टीशन होता है तो इस चीज से लोग क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू करते हैं, लोग अपना कष्ट दिखाते हैं। किस तरीके से, तो सारे लोग उस दिन व्रत रहते हैं, फास्ट करते हैं, सारे लोग व्रत करते हैं उस दिन, और लोग जो है नंगे पैर, हिंदू और मुस्लिम साथ में नंगे पैर चलते हुए, व्रत रखते हुए जाके गंगा जी में नहाते हैं। गंगा जी में क्या करते हैं, नहाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, और लोग जो है वंदे मातरम गाना गाते हैं। क्या करते हैं, वंदे मातरम, लोग क्या करते हैं, वंदे मातरम जो है गाना गाते हैं, और ये वंदे मातरम जो गाना है ये थीम सॉन्ग बन जाता है इस मूवमेंट का। ये क्या बन जाता है, थीम सॉन्ग बन जाता है इस मूवमेंट का। अब हिंदू मुस्लिम आपस में ये कहते हैं कि भले ही कर्जन जो है हम लोगों को डिवाइड कर दिया है हिंदू और मुस्लिम में जियोग्राफिक बेसिस पे, लेकिन हम लोग दिल से एक साथ जुड़े रहेंगे, हम लोग एक साथ जो है रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में सपोर्ट करेंगे। और इसी चीज को दिखाते हुए लोग एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधते कि भले हम लोग डिवाइड कर दिए गए हैं, भले ही कर्जन हम लोगों को डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम लोग एक साथ लोगों में आपस में जुड़े रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये चीज करते हुए लोग एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधते हैं, लोग एक साथ वंदे मातरम गाना गाते हैं, लोग नंगे पैर जाके हिंदू मुस्लिम साथ में गंगा नहाते हैं, लोग जो है उस दिन पूरा व्रत रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और सॉन्ग उस टाइम आया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला ये गाना लिखा था। इस गाने को भी लोग गाए। ठीक है, एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई और एक साथ में सब लोग ये गाना गाए। ये अमर सोनार बंगला वही गाना है जो आज के टाइम पे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम है आज के टाइम पे। तो उस टाइम 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो उस टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गाना अमर सोनार बंगला जो है इसको लोग एक साथ गाए थे। ठीक है, अब इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, ये मूवमेंट फेल क्यों हुआ? इसका फेल होने का एक रीजन ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस मूवमेंट को, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को पूरे कंट्री में फैलाया जाए, इस मूवमेंट को क्या किया जाए, पूरे इंडिया में फैलाया जाए। लेकिन जो हमारे मॉडरेट्स थे, ये बोले कि यार ये बंगाल का मैटर है, बंगाल में ही रहने दो, बंगाल के ही अंदर इस मैटर को रहने दो, बंगाल से बाहर निकाल के पूरे कंट्री में फैलाने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि इस मूवमेंट को पूरे कंट्री में फैलाया जाए, है ना, लेकिन मॉडरेट्स मना कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि ये मूवमेंट थोड़ा सा बंगाल से बाहर निकला और कुछ कुछ जगह पे गया। जैसे एक्सट्रीमिस्ट क्या किए, इस स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकाल के लेके गए पंजाब में। ठीक है, बॉम्बे में ये मूवमेंट चला, बॉम्बे में ये मूवमेंट चला, पंजाब में ये मूवमेंट चला, ठीक है, दिल्ली में ये मूवमेंट चला, और ये मूवमेंट मद्रास में भी चला। तो ये वो सारी जगह है जहां पे बंगाल से बाहर निकल के भी ये मूवमेंट चला था। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मूवमेंट अपने आप चल रहा होगा इन सारी जगह पे, है ना, ऐसा तो है नहीं मद्रास में अपने आप ये मूवमेंट चल रहा होगा, पंजाब में अपने आप ये मूवमेंट चल रहा होगा, बॉम्बे में ये मूवमेंट अपने आप चल रहा होगा, दिल्ली में अपने आप चल रहा होगा। कोई ना कोई लीडर तो होगा जो इस स्वदेशी मूवमेंट को जो है चला रहा होगा। मद्रास में कोई लीडर चला रहा होगा, पंजाब में कोई लीडर चला रहा होगा, बॉम्बे में कोई लीडर चला रहा होगा, दिल्ली में कोई लीडर चला रहा होगा, है ना। तो मद्रास में जो लीडर चला रहे थे
उनका नाम है चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई साहब जो थे ये मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये दो लीडर्स थे जो पंजाब में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अगर बात करें बॉम्बे की, तो बॉम्बे में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे तिलक, हमारे तिलक साहब। ठीक है, और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे सर सैयद हैदर राजा। सर सैयद हैदर राजा ये जो थे ये दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अगर ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया लेवल पे हो जाता तो शायद ये बंगाल का पार्टीशन ना होता, या फिर हो सकता है शायद उसी टाइम ये स्वदेशी मूवमेंट कोई एक नया मूवमेंट बन जाता, और हो सकता है कि 1905 में ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते। हालांकि ये मूवमेंट नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाया, कुछ कुछ जगह ही चला, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास और बंगाल में। और मॉडरेट्स ने इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से ये मूवमेंट जो है पूरा नेशनल लेवल तक नहीं चल पाया। अगर चलता तो क्या पता कुछ अलग ही हिस्ट्री होती आज। ठीक है, तो ये वो सारे रीजन थे जिस वजह से ये मूवमेंट दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास में चला और सारे रीजन में नहीं चल पाया, मतलब और सारे देश के हिस्सों में नहीं चल पाया, और ये एक नेशनल मूवमेंट नहीं बन पाया। लेकिन इस मूवमेंट से एक जो बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया, वो रिजल्ट ये आया कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे कि लाल, बाल और पाल। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये तीनों लीडर काफी ज्यादा फेमस हुए इस स्वदेशी मूवमेंट से। ठीक है, इनकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे चली गई। लाल, बाल और पाल, ये तीन जो मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट की, इस स्वदेशी मूवमेंट से इन तीनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बनी। हालांकि चाहे बात करें हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की, ठीक है, चाहे अगर हम लोग बात करें स्वदेशी मूवमेंट की, या फिर चाहे बात करें हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की, चाहे बात करें एंटी पार्टीशन मूवमेंट की, इन दोनों मूवमेंट ने कोई खास रिजल्ट नहीं अचीव किया था पार्टीशन को रोकने के लिए। पार्टीशन को रोकने के लिए कोई भी खास रिजल्ट इन दोनों मूवमेंट ने नहीं अचीव किया। ना तो स्वदेशी मूवमेंट ही पार्टीशन को रोक पाया, ना ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो चला था, जो कि एक मॉडरेट चलाए, ना ही इन्होंने पार्टीशन को रोक पाया, ना ही एक्सट्रीमिस्ट जो स्वदेशी मूवमेंट चलाए ये भी पार्टीशन को नहीं रोक पाए। ठीक है, पार्टीशन तो बंगाल का हो गया, कर्जन बंगाल को डिवाइड कर ही दिया। लेकिन इससे इंडिया में लोगों को एक चीज ये समझ में आई कि अब हम लोगों को आगे अगर कोई भी मूवमेंट करना है, लीडर्स को इससे एक बात ये समझ में आई कि इन फ्यूचर अगर हम लोगों को कोई मूवमेंट करना है तो मूवमेंट बड़ा होना चाहिए, एक नेशनल लेवल का होना चाहिए। पहली चीज, तभी जाके कोई पॉजिटिव रिजल्ट उसका दिखेगा। दूसरी चीज ये समझ में आई कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे लाल, बाल और पाल, ठीक है, ये जो लाल, बाल, पाल एक्सट्रीमिस्ट थे, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर की जो है अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई। आ गया नाम किधर था। अगर बात करें लाला लाजपत राय की, तो ये पंजाब में काफी ज्यादा फेमस हुए, इनकी पंजाब में गजब फैन फॉलोइंग बनी। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक जो बाल हैं, इनकी जो है बॉम्बे वाले रीजन में गजब फैन फॉलोइंग बनी। और अगर बात करें विपिन चंद्र पाल की, तो इनकी भी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी बनी। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों, ये जो तीनों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर की फैन फॉलोइंग
इस स्वदेशी मूवमेंट के बाद काफी अच्छे से चली। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये 1905 में स्टार्ट किया गया था और ये मूवमेंट चलता है 1907 तक। 1907 में ये मूवमेंट हो जाता है खत्म। ठीक है, 1907 में इस मूवमेंट का हो जाता है एंड। अब एक जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर 1905 में जब पार्टीशन हो ही चुका तब ये मूवमेंट क्यों चल रहा, उसके बाद 1907 तक क्यों चला। 1907 तक इसलिए चला, बंगाल के पार्टीशन के बाद ये जो आप यहाँ पे नाम देख रहे थे ना कि दिल्ली में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, मद्रास में चल रहा है, इन तीनों जगह इस मूवमेंट ने काफी अच्छे से काम किया। तो इस मूवमेंट को लोग कंटिन्यू रखे 1907 तक। ठीक है, इस मूवमेंट को 1907 तक कंटिन्यू रखा गया था। फिर 1907 में सर ऐसा क्या हो गया कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया। तो 1907 में क्या हुआ था कि 1907 में कांग्रेस जो है ना टूट चुकी थी दो पार्ट में। कांग्रेस क्या हो चुकी थी, कांग्रेस जो है टूट चुकी थी दो पार्ट में। अब देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस बनी थी। ठीक है, कांग्रेस को बनाया गया था। कांग्रेस का एक रूल था। कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस का एक रूल हुआ करता था और वो रूल ये था कि कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने में मिलेगी। हर साल कांग्रेस जो है दिसंबर के महीने में, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो सारे लीडर कांग्रेस के दिसंबर के महीने में इकट्ठा एक जगह आएंगे, मिलेंगे और फिर वो लोग पूरे साल का लेखा जोखा लेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने क्या किया है, क्या रिजल्ट मिला, क्या क्या चीजें हुई। और फिर इसी मीटिंग में वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगले साल दिसंबर में हम लोगों को क्या क्या करना है और अगले साल के लिए जो भी काम करना है उसके लिए एक प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा। हर साल कांग्रेस दिसंबर के महीने में मिलती थी। ठीक है, हर साल कांग्रेस दिसंबर के महीने में मिली। मिलने के बाद कांग्रेस ये डिसाइड करती थी कि आने वाले साल में अब हम लोगों को क्या करना है और पूरे कांग्रेस को लीड कौन करेगा। जो लीड करेगा उसको बनाया जाता था प्रेसिडेंट, उसको कांग्रेस का बनाया जाता था प्रेसिडेंट। अब देखिए, जब से कांग्रेस बनी, ठीक है, जब से कांग्रेस बनी थी तब से मॉडरेट्स कांग्रेस को चला रहे थे। ठीक है, हर बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनता था, कोई ना कोई मॉडरेट लीडर बनता था, है ना। कांग्रेस जब से बनी थी तब से लेके अब तक कांग्रेस का जो लीडर बनता था वो कौन होता था, कोई मॉडरेट ही रहता था। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस फॉर्म हुई। ठीक है, कांग्रेस बनी। कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस उस साल दिसंबर में मिली थी। कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस का पहली मीटिंग जो हुई वो दिसंबर में हुई थी। ठीक है, और इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट बने थे, ध्यान सुनिएगा, इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट बनेगा या जो बने थे वो पूरा एक साल तक कांग्रेस को संभालेंगे। नेक्स्ट ईयर जब वो मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर जब दिसंबर के महीने में कांग्रेस की फिर से मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में कोई दूसरे आदमी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यही जो हर महीने दिसंबर में कांग्रेस की मीटिंग होती थी ना, इसी को बोला जाता था कांग्रेस का सेशन। इसी को क्या बोला जाता था, कांग्रेस का सेशन। तो कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने में सेशन किया करती थी और इस सेशन में किसी एक आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जाता था और वो आदमी प्रेसिडेंट बन के रहेगा। ठीक है, वो आदमी क्या करेगा, प्रेसिडेंट बन के रहेगा एक साल तक और उसके ही कहे हुए के अकॉर्डिंग कांग्रेस में काम होगा। किसको क्या काम करना है, कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते थे। ठीक है, तो जब से कांग्रेस बनी, ठीक है, कांग्रेस हमारी जब से फॉर्म हुई थी तब से लेके पार्टीशन तक
यानी जब से कांग्रेस बनी तब से लेके 1907 तक सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स प्रेसिडेंट बन रहे थे। क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था? मॉडरेट्स प्रेसिडेंट बन रहे थे कांग्रेस के। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन रहा था, है ना। और मॉडरेट्स ही प्रेसिडेंट थे जिस टाइम बंगाल का पार्टीशन भी हो गया। ये मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पाए, है ना। ये मॉडरेट्स जो है कुछ खास कर नहीं पाए। तो अब एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि भैया आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आपके ही टाइम पीरियड में आप मॉडरेट्स लोग ही प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, आप लोग नहीं रोक पाए पार्टीशन। अब एक काम करिए आप लोग, हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मौका दीजिए, हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाइए और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अच्छे से काम करेंगे और अंग्रेजों को सिखाएंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, ये बात बोले। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या कि बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया था कर्जन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कर्जन ने अनाउंस कर दिया था। ठीक, यानी 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया। बंगाल का पार्टीशन हो गया, बीओपी मतलब बंगाल का पार्टीशन, बंगाल्स पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन हो गया 1905 में। अब 1905 में जब दिसंबर का टाइम आया तो इस दिसंबर में फिर से क्या होगा? कांग्रेस की मीटिंग होगी, कांग्रेस का सेशन होगा। इस कांग्रेस के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे, इस कांग्रेस के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि भैया आप मॉडरेट्स लोग जब से कांग्रेस बनी है तब से प्रेसिडेंट बन रहे हैं, आप लोग कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाए, आप लोग बंगाल का पार्टीशन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इसको नहीं रोक पाए। तो अब एक काम करिए, आप हम लोगों को लीडर बनाइए। अब आप क्या करिए? एक्सट्रीमिस्ट लोगों को प्रेसिडेंट बनाइए, फिर देखिए हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और अंग्रेजों को समझाते हैं। ठीक है, सबको ये लगा कि 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है इसमें एक्सट्रीमिस्ट को क्या करना चाहिए? प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं? मॉडरेट्स जो थे ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट मार पीट पे उतर आते हैं, अंग्रेजों को मारेंगे, फिर अंग्रेज पूरे कांग्रेस को पकड़ के पीटेगी। एक्सट्रीमिस्ट भी मार खाएंगे, मॉडरेट्स भी मार खाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा डर गए और मॉडरेट्स थोड़ा डर गए और मॉडरेट्स ये बोले कि एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग अभी प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट यही जिद करके बैठे थे कि हमको आप प्रेसिडेंट बनाइए, आप क्या करिए? हमको प्रेसिडेंट बनाइए। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे कि इस बार 1905 में आपको हमको प्रेसिडेंट बनाना है। तो इस टाइम पे मॉडरेट्स ने एक चाल चला। मॉडरेट्स क्या बोले? मॉडरेट्स बोले, सबसे पहली बात तो ये जानिएगा, जो 1905 में कांग्रेस का सेशन हो रहा है ये हो रहा है कलकत्ता में। ठीक है, सॉरी, 1905 में जो सेशन हो रहा है ये हो रहा है बनारस में। 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ ये हुआ बनारस में। इस बनारस के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं आप हमको प्रेसिडेंट बनाइए, हम बताते हैं अंग्रेजों को कैसे जो है काम किया जाता है और आप लोग सीखिए। मॉडरेट्स बोले कि नहीं, मॉडरेट्स क्या बोले कि नहीं, एक्सट्रीमिस्ट अभी तुमको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। अब जब ये बोला गया कि एक्सट्रीमिस्ट अभी तुमको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा तो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए ये बोले, ध्यान सुनिएगा, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को खुश करने के लिए ये बोले कि हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चला रहे थे
स्वदेशी मूवमेंट, हम लोग इसको भी सपोर्ट करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा चला रहे हैं, आप लोग इस स्वदेशी मूवमेंट को कंटिन्यू करिए। हम मॉडरेट्स का आप लोगों को पूरा समर्थन है, हम लोग पूरा साथ देंगे। आप इस स्वदेशी मूवमेंट को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप इसको चलाइए, ठीक है। और इस बनारस के सेशन में 1905 में, ये जो बनारस का सेशन हुआ, इस बनारस के सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब को बना दिया गया प्रेसिडेंट। इनको क्या कर दिया गया, यहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब 1905 में जो बनारस में सेशन हुआ, इसमें एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, पर एक्सट्रीमिस्ट ये बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। फिर एक साल बीता, 1906 का टाइम आया। इस 1906 तक स्वदेशी मूवमेंट काफी अच्छे से चलने लगा, स्वदेशी मूवमेंट काफी ज्यादा हाइट तक पहुंचा। अब इस 1906 में दिसंबर का महीना आया, ठीक है, इस 1906 में दिसंबर का महीना आया। दिसंबर का जब महीना आया, फिर से क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ। फिर से क्या होगा, कांग्रेस का सेशन होगी, कांग्रेस की मीटिंग होगी, क्योंकि कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने पे मिलती थी। अब जब ये 1906 में कांग्रेस का सेशन हो रहा है, उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट भी काफी अच्छे से चल रहा था, इसका काफी अच्छा रिजल्ट निकला। अब एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि देखो स्वदेशी मूवमेंट कितने अच्छे से चल रहा है, अब एक काम करो, हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों को प्रेसिडेंट बनाओ कांग्रेस का, फिर देखो हम लोग इसको और अच्छे से करते हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट काफी अच्छे से चल रहा था 1906 में, और 1906 में जब दिसंबर का महीना आया तो एक्सट्रीमिस्ट ये बोले कि देखो स्वदेशी मूवमेंट काफी अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अब आप एक्सट्रीमिस्ट लोगों को प्रेसिडेंट बनाओ, फिर देखो इस स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग और अच्छे से चलाएंगे। लेकिन मॉडरेट्स नहीं चाह रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट बने। मॉडरेट्स बोले कि यार कुछ भी करो, इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को प्रेसिडेंट बनने से रोको। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंट बन गए तो ये अंग्रेजों के अगेंस्ट पूरा बोलेंगे, और अंग्रेजों के अगेंस्ट अगर ये लोग पूरा बोलेंगे तो अंग्रेज इन मॉडरेट्स को भी मारेंगे, और हम मॉडरेट्स को भी मारेंगे और इन एक्सट्रीमिस्ट को भी मारेंगे। अंग्रेज दोनों को मारेंगे, एक्सट्रीमिस्ट को भी मारेंगे और हम लोग भी फालतू में मार खा जाएंगे, है ना। और हम मॉडरेट्स लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है अंग्रेजों के साथ, तो वो अंग्रेजों के साथ रिलेशन भी हम मॉडरेट्स का खराब हो जाएगा। इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट को प्रेसिडेंट नहीं बनना है। तो मॉडरेट इस बार भी एक चाल चलते हैं, ठीक है, मॉडरेट्स इस बार भी एक चाल चलते हैं। ये चाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, वो लोग ये चाहते थे कि तिलक को या लाला लाजपत राय जी को या फिर तिलक जी को या फिर लाला लाजपत राय जी को, इन दोनों में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का 1906 में। लेकिन मॉडरेट्स तैयार नहीं थे। मॉडरेट्स को यह बात पता थी एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम लोगों का भी रिलेशन खराब हो जाएगा अंग्रेजों के साथ। तो मॉडरेट्स एक गेम खेले। गेम क्या खेले मॉडरेट्स तिलक और लाला लाजपत राय, इन दोनों के जो टीचर थे, टीचर की तरह थे, और लाला लाजपत राय और तिलक, ये दोनों, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों दादा भाई नौरोजी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दादा भाई नौरोजी की दोनों बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, तिलक और लाला लाजपत राय, और दादा भाई नौरोजी इनके टीचर की तरह भी थे। तो मॉडरेट्स बोले इस बार का जो प्रेसिडेंट है, इस बार जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। अब जब दादा भाई नौरोजी का नाम आया सामने प्रेसिडेंट के लिए, तो एक्सट्रीमिस्ट के जो दो बड़े लीडर थे, तिलक और लाला लाजपत राय, ये दोनों बैठ गए। ये बोले कि अब हमारे गुरु सामने खड़े हो गए तो हम लोग तो अब नहीं अपना नाम देंगे।
तो एक्सट्रीमिस्ट इस बार भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। फिर उसके बाद टाइम आया 1907 का। 1907 में कांग्रेस का सेशन दिसंबर के महीने में। अब इस 1907 में जो कांग्रेस का सेशन होने वाला, ये जो कांग्रेस का सेशन है 1907 में दिसंबर में, ये सेशन जो है होने वाला था नागपुर में। कहां पे? नागपुर में। ये सेशन 1907 का जो सेशन था कांग्रेस का, ये होने वाला था नागपुर में। पर ये सेशन कहां होने वाला था? नागपुर में। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो सेशन को करवाना चाह रहे हैं सूरत में। कहां पे करवाना चाह रहे हैं? सूरत में। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये नागपुर में चाह रहे थे सेशन हो, और जो मॉडरेट्स थे ये सूरत में चाह रहे थे सेशन हो। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कांग्रेस का एक रूल था। रूल क्या था कि अगर कांग्रेस का सेशन हो रहा है और वो सेशन जिस भी प्लेस पे होगा वहां का रहने वाला कोई भी आदमी कांग्रेस का उस सेशन में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है सूरत में। ठीक है? मेरा घर है सूरत में और हम रहने वाले हुए सूरत के, और हम हैं कांग्रेस में। अगर कांग्रेस का सेशन सूरत में होता है तो इस सेशन में हम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते कांग्रेस के। ठीक है? यानी किसी के होम टाउन में अगर सेशन हो रहा है तो वो आदमी उस सेशन में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है? अब हुआ क्या? सूरत जो है तिलक जी का होम प्रेसिडेंसी थी, यानी तिलक जी का जो घर था वो सूरत में था। अब अगर सूरत में कांग्रेस का सेशन होगा तो जाहिर सी बात है जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हैं तिलक जी, ये नहीं बन पाएंगे प्रेसिडेंट। अगर तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा आएगा, है ना? और इसी टाइम पे जो मॉडरेट्स हैं वो चाह रहे हैं सेशन हो नागपुर में। वो चाह रहे हैं सेशन हो नागपुर में, अरे सॉरी, वो चाह रहे हैं सेशन हो सूरत में। लेकिन ये सेशन एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं हो नागपुर में। एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं कि नागपुर में हो ताकि तिलक को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए, और मॉडरेट्स चाह रहे हैं कि ये जो सेशन है ये सूरत में हो ताकि तिलक प्रेसिडेंट न बन पाए। अगर तिलक प्रेसिडेंट बनेगा तो तिलक बहुत मारेगा अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के, और अंग्रेजों से रिलेशन खराब होगा, और अंग्रेज एक्सट्रीमिस्ट को भी मारेंगे और मॉडरेट्स को भी मारेंगे। इस वजह से मॉडरेट्स चाह रहे थे कि जो इस बार का सेशन है ये सूरत में हो, और अगर ये सेशन सूरत में होगा तो सूरत में ही तिलक का घर है और तिलक जो है नहीं बन पाएगा प्रेसिडेंट। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए 1907 का जो सेशन था ये सूरत में कराया गया। ठीक है? अब जब ये सेशन सूरत में हो रहा है तो जाहिर सी बात है तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। इसी बात से इस बार का जो सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ वहां पे जो प्रेसिडेंट बने वो बने रास बिहारी घोष। राज
बिहारी घोष जो है ये 1907 में बन जाते हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के, और तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए 1907 में, क्योंकि 1907 का जो सेशन था ये हुआ सूरत में, और सूरत में ही तिलक जी का घर था, और कांग्रेस का ये रूल था कि अगर किसी के होम टाउन में या होम प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का सेशन होगा तो उस सेशन में वहां का कोई आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो सूरत में सेशन हुआ, सूरत में तिलक जी का घर था, इस वजह से 1907 के सेशन में तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। अब जब तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाए और मॉडरेट्स फिर से एक मॉडरेट लीडर जिनका नाम है राजबिहारी घोष, इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। इस बात से एक्सट्रीमिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और 1907 में एक्सट्रीमिस्ट जो है कांग्रेस को छोड़ दिए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट 1907 में ये डिसाइड किए कि अब से हम एक्सट्रीमिस्ट लोग कांग्रेस में नहीं रहेंगे, हम एक्सट्रीमिस्ट लोग कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। और ये कांग्रेस का डिवीजन कहां पे हुआ है? तो ये जो कांग्रेस का डिवीजन है ये हुआ है सूरत में, क्योंकि इस बार का जो सेशन चल रहा था वो सूरत में चल रहा था। तो सूरत के सेशन में 1907 में जो सूरत का सेशन चल रहा था, इस सूरत के सेशन में कांग्रेस जो है दो पार्ट में टूट गई। कांग्रेस क्या हो गई? दो पार्ट में टूट गई। ठीक है, किसमें किसमें? एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को छोड़ के अलग हो गए, अलग हो गए। अलग होने की ही इंग्लिश होती है स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक है, और ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं कांग्रेस से कहां पे अलग हो रहे हैं? सूरत में। तो इसी का नाम पड़ जाता है सूरत स्प्लिट। यानी अब कांग्रेस में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है, सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कांग्रेस को एक साथ छोड़ देते हैं और यही कहलाता है सूरत स्प्लिट। और ये होता है 1907 में सेशन के बाद। अब जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट जो है, जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट सूरत स्प्लिट में कांग्रेस को छोड़ देते हैं, उसी के साथ ही स्वदेशी मूवमेंट जो है ये एंड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो है ये कौन चला रहा था? एक्सट्रीमिस्ट चला रहे थे। इस स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट चला रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट ही क्या किए? एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट को चला रहे थे और ये एक्सट्रीमिस्ट ही सूरत स्प्लिट में कांग्रेस से अलग हो गए, अलग हो गए। और जब कांग्रेस से सूरत स्प्लिट में एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए तो स्वदेशी मूवमेंट अपने आप बंद हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट चलना स्टार्ट हुआ था ये खत्म हुआ 1907 में। क्या रीजन था 1907 में इस स्वदेशी मूवमेंट के खत्म होने का? तो इसका वन वर्ड में आंसर हो जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट का 1900 में खत्म होने के पीछे जो रीजन है वो है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट होते ही जैसे ही कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, ठीक है, कांग्रेस में से एक्सट्रीमिस्ट जैसे ही अलग हो गए वैसे ही सूरत स्प्लिट के बाद ही तुरंत जो है स्वदेशी मूवमेंट बंद हो गया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का चलाने वाला अब कोई नहीं रहा और मॉडरेट्स जो है स्वदेशी मूवमेंट नहीं चला पाते, इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट बंद हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हुई। अब 1907 के बाद 1907 से बहुत मतलब 1905 से ले लीजिए, जब से बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, तब से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्राउन से। 1905 से ही बहुत ज्यादा लोग नाराज थे और 1905 से लेकर 1907 तक जो है स्वदेशी मूवमेंट भी चला था। अब ये स्वदेशी मूवमेंट जब तक चला तब तक तो ठीक है, लेकिन 1907 में स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन 1907 से
लोगों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि अंग्रेजों ने बंगाल को दो हिस्से में डिवाइड किया, अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया। अब यह बात लोगों के दिमाग में बैठ गई और लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। ठीक है, 1907 में जब यह चीज हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जब बंद हुआ, उसके बाद से भी लोगों के दिमाग में यह चीज चल रही थी कि भैया आपने हमारे बंगाल का डिवीजन कर दिया है, आपने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया है। कर्जन था, कर्जन ने बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया है। लोगों के अंदर गुस्सा था ही था। ठीक है, अब इस बात के ही बेसिस पे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान सुनिएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उस कमेटी का काम यह दिया गया कि जरा पता करो ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब 1911 में इस कमेटी की रिपोर्ट आती है। ठीक है, 1911 में इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और 1911 में जो इंडिया में वॉइसरॉय हैं, इंडिया में जो इस टाइम वॉइसरॉय बन के बैठे हैं, उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में इंडिया के वॉइसरॉय बन के बैठे हैं। ठीक है, जिस टाइम लॉर्ड हार्डिंग इंडिया के वॉइसरॉय बन के बैठे रहते हैं, उस टाइम ब्रिटेन के जो राजा हैं, जिनका नाम है किंग जॉर्ज फिफ्थ, और इनकी रानी जिनका नाम है क्वीन मैरी। किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी 1911 में इंडिया आते हैं। ठीक है, 1911 में जिस टाइम इंडिया का वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग है, उस टाइम में किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी इंडिया आते हैं और किंग जॉर्ज फिफ्थ जो हैं, इस रिपोर्ट के बेसिस पे, अरुंधल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे, अरुंधल कमेटी की जो रिपोर्ट थी ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आई थी, ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लो। किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, इन लोगों को यह पता चलता है कि इंडिया के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है ये क्या करके गया था, बंगाल का पार्टीशन करके गया था। किंग जॉर्ज जो है ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बंगाल को वापस से यूनाइट किया जाएगा। ठीक है, बंगाल को वापस से जोड़ दिया जाएगा। अब बंगाल फिर से डिवाइड नहीं होगा। बंगाल का जो डिवीजन कर्जन करके गया था वो एक नंबर का गधा इंसान था। आप उस बात से मत परेशान होइए। हम किंग जॉर्ज फिफ्थ और हमारे वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग बंगाल को वापस से जोड़ देंगे। ठीक है, जिस बंगाल का डिवीजन 1905 में लॉर्ड कर्जन करके गया था, उसको हम लोग 1911 में वापस से यूनाइट कर रहे हैं, वापस से एक कर रहे हैं। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल का जो पार्टीशन था वो करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था, लेकिन बंगाल को वापस से जोड़ने के लिए कौन सा वॉइसरॉय रिस्पॉन्सिबल है, तो लॉर्ड हार्डिंग। और इस टाइम पे कौन आके इस चीज को अनाउंस किया था कि बंगाल को वापस से जोड़ा जाएगा, तो किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ क्वीन मैरी। ठीक है, तो ये था पूरा बंगाल का कहानी और 1907 तक की स्टोरी। सूरत स्प्लिट जो हुआ था कांग्रेस में, और जिस स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे, और इसी के वजह से स्वदेशी मूवमेंट खत्म हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था ये भी हम लोग समझ चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट क्या था ये भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ ये भी हम लोग समझ चुके हैं, क्या रीजन था उसके पीछे, कौन सा वॉइसरॉय बंगाल का पार्टीशन किया ये भी हम लोग समझ चुके हैं।
कैसे बंगाल वापस से यूनाइट हुआ ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।